तो आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड लेक्चर जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि रेट लॉ क्या होता है और हम किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स को अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखें कि हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, उसके बाद हमने रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन किया, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस को हमने डिफाइन किया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हमने डिटेल से पढ़ा। रेट लॉ हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास एक लॉ है जो हम यूज करते हैं किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए। मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस तो आप समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस मतलब कि स्पीड ऑफ रिएक्शंस, कि कोई सा जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहा है उस रिएक्शंस में क्या स्पीड ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेट लॉ करते हैं। अगर देखें कि रेट लॉ हमारे पास क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन से होगी तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा कि अलग होगा, अगर हमारे पास कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा कि वो हमारे पास अलग होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि रेट लॉ कहते हैं। तो इसके हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास स्टेटमेंट बता रही है कि हमारे पास रेट ऑफ हमारे पास रिएक्शंस जो है वो जो हमारे पास डी एक्स अपान में हमारे पास डी टी, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जैसे समझे ए को हमने कंबाइन किया बी के साथ तो इसमें से हमें क्या मिला, सी मिला। अब जो सी आपको मिल रहा है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन से कितनी स्पीड में मिल रहा है या कितनी स्पीड कम में मिल रहा है। तो ये स्पीड जो हमारे पास रिएक्शन से होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। अगर वो ज्यादा है या कम में वो डिपेंड करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डीएक्स अपान में हमारे पास dt जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए, और दूसरा हमारे पास क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ हमारे पास बी पे। अब ब्रैकेट हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन होती है तो हम उसको किस में यूज करते हैं, ब्रैकेट में करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो हमने प्रीवियस केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने ये चीज सीखी थी। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास रेट ऑफ हमारे पास जो रिएक्शन से रेट ऑफ रिएक्शंस डी एक्स अपान में हमारे पास डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करेंगे। तो वो कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास के आ जाएगा, और ये हमारे पास ए, और दूसरा हमारे पास क्या है कि बी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया कि एक हमारे पास इक्वेशन हो गई जिसको हम क्या कहते हैं कि रेट लॉ कहते हैं। इस इक्वेशन के हिसाब से आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे हमारे पास के क्या है कि कांस्टेंट, आगे इसकी पॉइंट्स बता रहा हूँ कि के का वैल्यू क्या होता है हमारे पास। जैसे अब यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे हमारे पास 1 था, तो ये 2 हमारे पास यहाँ पे पावर में और 1 यहाँ पे हमारे पास पावर में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 यहाँ पे पावर में, और ये भी 1 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पावर में होगा। आपको प्रोडक्ट के साथ कुछ नहीं चाहिए, आप जस्ट क्या लिखेंगे, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है, क्योंकि रिएक्टेंट्स ही हमें बताएंगे कि स्पीड ऑफ रिएक्शंस क्या हमारे पास है, उसकी कंसंट्रेशन बताएगी, उसके यहाँ पे फैक्टर्स बताएंगे कि अभी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा। अब यहाँ पे देखें कि के हमारे पास क्या है। अगर हम के को डिफाइन करें तो हमारे पास के जो हमारे पास यहाँ पे है वो हमारे पास के हमारे पास एक तो रेट कांस्टेंट के इज रेट कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक्सप्रेशन से हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन, और के हमारे पास क्या है कि रेट कांस्टेंट है। जैसे हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास जो आगे हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि हमारे पास के का वैल्यू जो हमारे पास होता है, के जो हमारे पास होती है एक मतलब फिक्स कांस्टेंट होती है, 1 तो 1 हमारे पास हो गया सबके लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास के क्या होती है कि हर रिएक्शंस की अलग होती है, वो चेंज हो जाती है, हर रिएक्शंस में फिक्स नहीं होती।
जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उनमें हमारे पास के का वैल्यू टेम्परेचर पे भी इफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन पे भी हमारे पास चेंज हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है। तो के का वैल्यू फिक्स नहीं होता, रेट कांस्टेंट तो हम इसको कह रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है कि चेंज हो जाता है। अब वो किस वजह से हमारे पास चेंज होता है कि जो हमारे पास द वैल्यू ऑफ के इज independent of concentration, ठीक है, but the depend on temperature। अब इस पॉइंट से समझिए के का वैल्यू जब हमारे पास कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो उस पर हमारे पास क्या होता है कि डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के केस में। तो जब हमारे पास कंसंट्रेशन यहाँ पे हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो के का वैल्यू क्या होगा कि सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन कब चेंज होगा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर रहे हैं या टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो के का वैल्यू भी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तो डिक्रीज होगा, यहाँ तो हमारे पास क्या होगा कि इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर पे तो इफेक्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब जो हमारे पास टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे ये डिपेंड जब हमारे पास करता है तो जब टेम्परेचर आप क्या करेंगे कि इंक्रीज करेंगे, कितना टाइम आप टाइम द वैल्यू ऑफ के इज डबल व्हेन वी राइज 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। एक तो हमारे पास कंसंट्रेशन के क्या है कि इंडिपेंडेंट है, दूसरी पॉइंट के द वैल्यू ऑफ के हमारे पास डबल हो जाएगा जब हम क्या करते हैं कि 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को डबल करते हैं, 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं, तब हमारे पास वैल्यू ऑफ की क्या होता है डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास 8, हमारे पास क्या है कि 8 इंटू 10 पावर हमारे पास क्या है कि -4 है। अगर आपने वो टेम्परेचर हमारे पास क्या है कि 20 सेंटीग्रेड है, अब आपने क्या किया कि टेम्परेचर को इंक्रीज करके 30 सेंटीग्रेड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगा 16, हमारे पास 10